ओके, सो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। एंड अभी हमारे साथ बहुत कम बच्चे जुड़े हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता जाएगा, हमारी कंसिस्टेंसी रोज की रहेगी क्लासेस की, तो हमारे साथ और भी बच्चे ज्वाइन होते जाते हैं। इस ऑब्जेक्टिव सेशन का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही चीज के लिए है कि आपके जितने भी जेई फाउंडेशन, जेई के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आप अगर इस किताब को देखो तो सबसे पहले मैं आपको ये किताब दिखाता हूँ कि मैं कौन से किताब को आपके लिए फॉलो करने वाला हूँ। ये आपका, ये फिंगरप्रिंट की एक किताब है, वॉल्यूम 1 की, 2 वॉल्यूम में किताब आती है। ठीक है। तो ये पीडीएफ मुझे कहीं मिला, लाइक टेलीग्राम में कहीं पे मुझे मिला, टेलीग्राम में ही बहुत सारा इधर उधर था, तो मुझे मिला, तो मुझे लगा कि आप लोगों को शेयर कर देना चाहिए था, तो मैंने शेयर कर दिया है। बाकी अगर यूथ वाले इस वीडियो को देखते हैं और अगर किसी का क्लेम करते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ये मैंने कोई कॉपीराइट नहीं किया है। लाइक पहले से पब्लिश था कहीं पे, तो मैंने वो पीडीएफ यहाँ से लिया। और आप अगर इसके सब्जेक्ट्स को देखो, आप ये बुक ना ऑर्डर कर सकते हो, और ये काफी अच्छी किताब है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है उनका। और क्योंकि मुझे ये किताब अच्छा लगा, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये फॉलो करने के लिए बोलूंगा। आप देखो इसमें जो सब्जेक्ट्स है ना, बिल्डिंग मटेरियल है, सर्वेइंग है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, आरसीसी है जो अभी आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, स्ट्रक्चर एनालिसिस आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है, स्टील स्ट्रक्चर है, कंक्रीट में अभी पढ़ा ही रहा हूँ आपको, है ना। तो अभी देखो क्या है कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है ना, इस बुक का, इस बुक का इम्पोर्टेंस आप यहाँ से लगा सकते हो कि इसमें कौन कौन से एग्जाम कवर किया है। आप देखो एसएससी जेई 2024 के सारे सेट्स क्वेश्चन, 2023 के सारे हैं, 2022 के हैं, 2021 के हैं, आप लगभग समझो पिछले 5 साल के आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं एसएससी जेई के। दैट इज मोर देन इनफ टू एनालिसिस कि आपके एसएससी जेई का पैटर्न लेटेस्ट अभी क्या चल रहा है। आप डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स को देखो। असम का, अब असम का देख रहे हो ना, तो अब ये भी गौर करो कि यहाँ पे जो आपकी चीजें जा रही हैं, आप मेरी कर्सर मूव करती हुई दिख रही है आप लोगों को यस मेरी सर। कर्सर? हाँ। तो आप जरा यहाँ पे देखो कि ईयर कौन सा है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ओल्ड क्वेश्चंस नहीं है। आप देखो जैसे पीएसयू है, वेल है, बिहार का एग्जाम्स है, तो सारे 2023 2022 के क्वेश्चन देख रहे हो। हर स्टेट के जितने भी जेई के एग्जाम्स हैं, आप एग्जाम्स फोकस करते जाओ, जेई के एग्जाम्स हैं, इवन असिस्टेंट मैनेजर, आप देखो एई के भी बहुत सारे एग्जाम्स इसमें कवर किए गए। ठीक है। तो इस बुक का फायदा आपको इसी चीज से मिलेगा। आप देखोगे कि जितने भी एग्जाम्स आपके लेटेस्ट 5 साल में हुए हैं, उनको सारे को कवर किया गया है। अब देखो, गुजरात के जेई के एग्जाम्स हैं, अब बहुत सारे एग्जाम्स हैं। अब देखो जो कुछ आप बोलोगे कि सर सिर्फ जेई का एक है, नहीं भाई, गेट के भी क्वेश्चन को कवर किया है, देखो पिछले 4 साल। ठीक है। अब देखो हिमाचल प्रदेश का एई का भी एग्जाम्स कवर है। तो आपको जितना भी वैरायटी चाहिए क्वेश्चंस का, तो ऑल इंडिया में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो कुछ इंपॉर्टेंट पीएसयूज हों, पब्लिक जो आपका मतलब गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं, जो कि आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होती हैं, उनके क्वेश्चंस को भी यहाँ पे कवर किया गया है। एंड लाइक जितने भी स्टेट के एग्जाम्स हैं, अब देखो इसरो के भी कुछ जितने एग्जाम्स हुए हैं ना, उसको भी कवर किया है। इवन अभी आपका झारखंड जेई का एग्जाम्स हुआ था 2023 में, आप देखो झारखंड के सारे कोर्स में डाले गए। ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बिल्कुल अपने टॉपिक्स पे आते हैं। तो हम लोग जो अभी स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करेंगे आपका सोम से। ठीक है। तो हमारा जो आज फर्स्ट क्लास है, और इस फर्स्ट क्लास में हम लोग सोम से स्टार्ट करने वाले हैं। अब आप बोलोगे सर की थ्योरी तो मैं बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, तो फिर कैसे होगा? तो देखो, ये सेशन उन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने डिप्लोमा ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, या तो डिप्लोमा ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, या फिर पूरी तैयारी एक बार किया हुआ है, या फिर
एक बार सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है, अगर सेमेस्टर के बच्चे हैं, अगर सेमेस्टर के बच्चे वो देख रहे हैं इस सेशन को, तो फायदा यहाँ से उनको ये मिलने वाला है कि उन्होंने स्ट्रेंथ ऑफ मेटल थर्ड सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया। लेकिन जब मैंने उनको पढ़ाया तो मैंने उतने डेप्थ में नहीं पढ़ाया। अब मैं जो यहाँ पे बताऊंगा चीजें, उनको ऐसे बताऊंगा, मैं ये नहीं मान के चलूंगा ना कि वो सेमेस्टर में ये सेशन हमारा ऐसा होने वाला है कि मैं ये मान के चलूंगा कि हमारे थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जो मैंने उनको पढ़ाया है मैं वहां से कैरी फॉरवर्ड करूँ। ठीक है। तो जो भी नए बच्चे जो हमसे कभी पढ़े नहीं हैं, या फिर ऐसा ऐसे कोई भी बच्चे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं इससे, जो कि कहीं और पढ़े हुए हैं या फिर नहीं भी पढ़े हुए हैं, या फिर वो सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं, तो दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दिस। एंड मैं आशा करता हूँ कि जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, आप लोग खुद इस सेशन को शेयर करते जाओगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। ये कुछ सेशंस जो है मैं यूट्यूब पे डालूंगा, ताकि बच्चों को समझ में आए कि ये हमारा सेशन कैसा होने वाला है। बाकी ये सेशन हमारा बिल्कुल लाइव फ्री रहेगा। लाइव में आपको आना है, आपको मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एंड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। आपके पास ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑन करके आप मुझसे बिल्कुल फ्रैंकली हर डाउट्स को पूछ सकते हो। यहाँ पे मैं 1 घंटा यहाँ पे डेली का आपके पास समय देने वाला हूँ। जितने भी हमारे सेमेस्टर के बच्चे होंगे यहाँ पे, उनके लिए ये कोर्स, अगर वो लाइव आते हैं तो अच्छी बात है, अगर लाइव नहीं भी आते हैं तो मैं वो जब भी, जैसे फोर्थ सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है एंड लाइक सिक्स सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है, तो उनके लिए मैं ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो ऐप में आपको ये कोर्स ऑलरेडी मिल जाएगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है? बाकी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसको कवर करते हैं। होपफुली आप लोग को पसंद आए। अगर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो तो आप इस सेशन के बाद में एंड में मुझे जरूर बताना, या फिर जब मैं ये यूट्यूब पे डाल दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि सर ऐसा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हो तो ज्यादा अच्छा हो। बाकी जितनी कोशिश होगी, मैं कोशिश अपनी तरफ से करूंगा कि मैं आपके उम्मीदों पे खड़ा होऊं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप जब यहाँ पे जाओगे तो सबसे पहला जो आपको टॉपिक मिलेगा दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेरियल, इट इज रिलेटेड विद स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यहाँ पे आपने बहुत सी चीजें पढ़ रखी हैं ऑलरेडी। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सबसे पहला क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? यहाँ देखो, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। तो कितना सिंपल सवाल है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ये क्या होता था रेशियो? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको क्या कहते थे? स्ट्रेन ही तो कहते थे। अब जब आपको पता है कि ये स्ट्रेन है, तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन है, लेकिन चारों ऑप्शन में स्ट्रेन है। तो ये कैसा स्ट्रेन है? स्ट्रेन हम लोग कितनी तरह का पढ़े थे? स्ट्रेन हम लोग पढ़े थे, लीनियर स्ट्रेन पढ़े थे, फिर एरियल स्ट्रेन भी पढ़े थे। अब देखो ये स्ट्रेन आपका कैसा होगा, ये तो लेंथ से बढ़ रहा है ना, तो लेंथ कैसे बढ़ता है? एक एक्सिस में बढ़ता है ना। लाइक ये अगर पूरा लंबाई है, तो ये लंबाई है, तो भाई ये जो इसका एक्सिस है, इस एक्सिस पे हम लोग बातें करते हैं ना, इस एक्सिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एक्सिस में अगर हम लोग का लेंथ डेल्टा एल बढ़ा है, तो उसको कौन सा स्ट्रेन बोलते हैं? तो एक्सियल स्ट्रेन बोलते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, आप देखो इसमें सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप जब अपने बुक को परचेज करोगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्रिज्मेटिक बार है। अब ये सबसे पहले क्वेश्चन आता है ना सर कि ये प्रिज्मेटिक बार क्या होता है? सर ये तो बता दीजिए एटलीस्ट तुम्हें। तो देखो प्रिज्मेटिक बार क्या होता है, हम लोग इस चीज पे बातें करते हैं। तो प्रिज्मेटिक बार एक जब हम लोग का ऐसा कुछ आता है ना, प्रिज्मेटिक बार या फिर प्रिज्मेटिक कुछ भी ऐसा बोले, जब प्रिज्मेटिक का वर्ड आता है, इसका सीधा सा मतलब होता है कि आपका जितना भी क्रॉस सेक्शन है, सारे क्रॉस सेक्शन में डाया क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। प्रिज्मेटिक का क्या मतलब है कि आपका पूरा डायामीटर पूरे लेंथ में क्या होगा? सेम होगा। प्रिज्मेटिक का मतलब है कि डायामीटर क्या होगा आपका? सेम होगा। डायामीटर इज सेम इन एवरी क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब क्या कह रहा है जरा इस पे हम लोग बातें करते हैं। अ प्रिज्मेटिक बार इज एक्टेड अपॉन बाय टू कोएक्सियल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एंड टू एफ। मतलब इधर में आपका एफ लग रहा है, इधर में आपका
2f फोर्स लग रहा है एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर में दिखाया भी है कि यहाँ पे एफ लग रहा है, यहाँ पे 2f लग रहा है। तो बोलते हैं अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा। आप बताओ स्ट्रेस इसमें कितना प्रोड्यूस होगा। अगर आप इसमें स्ट्रेस देखोगे तो स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होने जा रहा है, आप सीधा सा बात बताओ हमें यहाँ पे। मैं ना इसको वाइप कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आपके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा। आप ना क्या करना, हमारे इस सेशन के लिए अपना एक कॉपी बना लो, और जो जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगेंगी कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो आप साथ में नोट कर दीजिए। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ जो हमारे साथ इस सेशन में 1 महीने लगातार जुड़ के रह गए ना, उनको मतलब तस्वीर ही बदल जाएगी उनके पूरे कॉन्सेप्ट की। चलो देखो, यहाँ पे आपका लग रहा है एफ फोर्स, इधर लग रहा है आपका 2f फोर्स, राइट। तो अब बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा। तो आप देखो जरा सा, इधर लग रहा है 2f और इधर लग रहा है आपका f। तो भाई साहब नेट फोर्स लगा कितना, f ही तो लगा ना। किसी भी क्रॉस सेक्शन को काटो आप यहाँ पे। अगर आपने किसी क्रॉस सेक्शन को काटा तो इसको बैलेंस करो। जब आप बैलेंस करोगे तो कैसे बैलेंस करोगे, आप बोलोगे सर इधर लग रहा है आपका f और फिर इधर लग रहा है। खैर छोड़ो, उतना मैं बहुत ज्यादा डिस्कशन आपसे नहीं करने वाला। आप खुद से सोचो यहाँ पे कि यहाँ पे कितना ज्यादा मतलब नेट फोर्स क्या लग रहा है, एफ लग रहा है और एरिया कितना है ए। तो स्ट्रेस होता क्या है, एफ बाई ए होता है ना, सिंपल सवाल। तो बहुत ज्यादा हार्ड सवाल है नहीं। और इवन देखो आपको ये कहाँ पे पूछा है, DSSB AE मेंस में पूछा है, अभी लेटेस्ट 2024 का सवाल है। तो आपको लगता है कि बहुत hard सवाल है, बट ये हार्ड सवाल होता नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट सवाल देखो, द यूनिट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। अब बात आती है कि यूनिट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या था। याद है रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता था। रेडियस ऑफ गायरेशन मैंने बताया भी था। तो देखो कुछ नहीं है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है कि मान लो कोई एक बॉडी है पूरा। अब एक पूरा बॉडी है, अब इस बॉडी का क्या है कि मान लो इस एक्सिस, ये एक एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर आपको रोटेट कराना है तो इसको इस एक्सिस के अबाउट में रोटेट कराना है। ये पूरा मास है, ठीक है। अब क्या करना है भाई साहब, ऐसा है कि पूरे मास को हम लोग क्या कर दें, जैसे अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ आ ही रहा होगा, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक ऐसा डिस्टेंस यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट ढूंढ रहे हैं जिसका कि इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, सपोज आर डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट को उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो, चेंज ना करे, ठीक है। तो उसके लिए रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, A × R² हो जाता है। बात समझ में आया। अगर आपको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया होता है A × R। अब यहाँ से अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला देखने के जाओगे तो अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने के बाद आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R = I/। बात समझ में आया। पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन का यूनिट क्या है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है भाई साहब, रेडियस ऑफ गायरेशन तो लेंथ है ना, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा या फिर मिलीमीटर होगा, एक ही ऑप्शन है। तो आगे बढ़ते हैं। इसको इजीली क्वेश्चन फायदा भी, आगे बढ़ते हैं। A property will vary with orientation with respect to some of the axes called। देखो ये एक कुछ टॉपिक है, जैसे कि आइसोट्रॉपिक। एक वर्ड आता है बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। चलो आप लोग अपने नोट, मैं यहाँ पे आइसो, साउंड कम आ रहा सर। भी ठीक है। हाँ सर अब ठीक है। देखो आइसोट्रॉपिक है, एक होता है आइसोट्रॉपिक बॉडी, एक होता है आपका होमोजेनियस बॉडी, एक होता है आपका एनआइसोट्रॉपिक बॉडी, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक बॉडी किसको बोलते हैं, मान लो कि आपने यहाँ पे, यहाँ आइसोट्रॉपिक को मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ, ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ। मान लो कोई बॉडी है आपका, ठीक है? ये आप किसी एक पॉइंट में गए। अब आप फुटबॉल के अंदर में घुस गए, इमेजिन करो फुटबॉल के सेंटर पे पहुंचे। अब फुटबॉल के सेंटर से ना आप हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अब हर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये तो 2D में दिख रहा है, बट 3D में इमेजिन करो कि आप किसी डायरेक्शन में, हम चारों तरफ से मूव कर रहे हो। नहीं, तो जब आप चारों तरफ से मूव कर रहे हो तो क्या है, आप जिस भी डायरेक्शन में जाओ हर जगह आपको क्या करो, अगर आपका प्रॉपर्टी जो है सेम ही है। आइसोट्रॉपी का क्या मतलब होता है कि सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन।
आइसोट्रॉपिक बॉडी किसको बोलते हैं? अगर सेम प्रॉपर्टी ऑड है तो उसको कैसा बॉडी बोलते हैं? ट्रॉपिक बॉडी। होमोजीनियस कहने का क्या मतलब होता है? होमोजीनियस कहने का मतलब होता है, इसको मैं यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब होता है ना कि अगर आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू किए, तो आपको क्या हो रहा है, वो हर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है? सेम प्रॉपर्टी मिलता जा रहा है, तो दैट इज होमोजेनियस। एक और आता है जो कि सिमिलर आपको लगेगा, दैट इज ऑर्थोट्रॉपिक। ऑर्थोट्रॉपिक का मतलब हुआ कि अगर आप किसी एक पॉइंट पे चले गए, फुटबॉल के एक सेंटर पे चले गए, फुटबॉल के सेंटर से अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो और उसके परपेंडिकुलर किसी दूसरी एक्सिस की तरफ जा रहे हो, वाई एक्सिस की तरफ जा रहे हो, और फिर उसके भी परपेंडिकुलर तीन एक्सिस अगर आप चूज करते हो, एक्स वाई एंड जेड, अगर आप ऐसे मूव कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि आपको सेम प्रॉपर्टी मिल रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑर्थोट्रॉपिक। होमोजीनियस को आप इस तरह भी समझ सकते हो ना, कि फुटबॉल के अंदर आप गए और हर जगह पे आप चेक कर रहे हो प्रॉपर्टी, तो क्या है, वो आपको सेम मिलेगा। एनआइसोट्रॉपिक क्या होता है? एनआइसोट्रॉपिक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जहां पे कि अगर आप फुटबॉल के अंदर चले गए और फुटबॉल के अंदर में जाने के बाद आप जब इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रहा है, इधर जा रहे हो तो डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रहा है, इधर तो डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रहा है, इधर जा रहे हो तो डिफरेंट प्रॉपर्टी। बात समझ में आया? ठीक है। अब देखो यहाँ पे सवाल क्या पूछा, यहाँ पे सवाल आपको पूछा गया है माय डियर, कि एक प्रॉपर्टी विच वेरीज विथ ओरिएंटेशन, वेरीज विथ ओरिएंटेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब आप जैसे जैसे अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ओरिएंटेशन से क्या मतलब होता है? ओरिएंटेशन से मतलब होता है डायरेक्शन। आप जैसे जैसे अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो, और प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है, वेरी कर रहा है मतलब बदल रहा है। और प्रॉपर्टी वेरीज विथ ओरिएंटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सम सिस्टम ऑफ एक्सेस। आप किसी भी एक्सिस से आप जैसे जैसे अपना एंगल चेंज कर रहे हो, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका प्रॉपर्टी वेरी कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनआइसोट्रॉपिक। अभी तो पढ़ा हमने, राइट, इसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, विच यूनिट इज यूज फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रेस। आप बताओ कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो होता है आपका, इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस होता ही क्या है यार? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या? स्ट्रेस तो सिंपल सा बात, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है भाई साहब, राइट। फोर्स बाय एरिया होता है, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर होगा, राइट। उससे रिलेटेड क्या हो जाएगा बताओ? न्यूटन हो सकता है क्या? नहीं होगा। इंचेस होगा? नहीं होगा। बोथ ए एंड तो पॉसिबल ही नहीं, ए तो होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचता है, मेगा पास्कल। और याद करो, मेगा पास्कल किसको बोलते थे? एमपीए, राइट। ये क्या होता था? 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मेगा का मतलब क्या होता है? मेगा का मतलब होता है 10⁻⁶। तो 1 मेगा पास्कल जब हम लोग बोलते हैं, अब देखो पास्कल क्या होता है, जब हम लोग 1 पास्कल का बात करते हैं, तो 1 पास्कल का मतलब क्या हो? 1 न्यूटन पर मीटर। यहाँ एनएम नहीं है, मीटर है ये। तो 1 मेगा पास्कल का क्या हो? जब हम लोग 1 मेगा पास्कल का बात करते हैं, इसका मतलब हो गया 10⁻⁶। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। बात समझ में आया? तो 1 मेगा पास्कल, जैसे मैं क्लासेस ले रहा था तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मेगा पास्कल का क्या मतलब हुआ, तो 1 मेगा पास्कल का मतलब क्या हुआ? 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बाबू, आगे बढ़े हम लोग। आप नहीं भी बोलोगे तो भी मैं आगे बोलूंगा। चलो देखो, क्योंकि ये आपको कोई रेगुलर क्लासेस नहीं है, जिसको पूछना हो वो तुरंत पूछे। आप ये सोचोगे कि हम बाद में पूछेंगे तो भूल जाओ फिर। आपको पढ़ के आना है चीजों को, और उसके बाद हमारे साथ क्वेश्चन लगाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इन एन ऑब्जेक्ट इफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज टेंसाइल, द लेटरल स्ट्रेन विल बी। अब बताओ ये क्या? इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? देखो ये कहाँ पे पूछा है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर की हमें पूछा हुआ है। और वही क्वेश्चन को जम्मू कश्मीर आपका जो एसएसबी कुछ है, कोई बोर्ड है शायद, वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जेई, 2021 में पूछा। 2021 में जो जेई में पूछा था, उसी को उठा के 2024 में एई में पूछ दिया। अब सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से समझो जरा। बोल रहा है कि इफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज टेंसाइल, भाई साहब लॉन्गिट्यूडनल एंड लेटरल स्ट्रेन याद है ना? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता था?
कि ये जो आपका एक्सिस होता है, इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक्सिस को लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, राइट। इस एक्सिस को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोलते हैं, और इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होता है ये वाला, है ना, इसको क्या बोलते हैं, लैटरल एक्सिस, है कि नहीं। अब देखो, अगर आपका स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो हम लोग उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलते हैं, और अगर आपका डायमीटर के अलोंग आपका घट बढ़ रहा है डायमीटर, तो उसको हम लोग लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। अब देखो, आप बताओ हमें एक चीज, कि अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है आज तक के इतिहास में से, उसमें बताओ, अगर ये लंबाई बढ़ गया, अगर ये लंबाई बढ़ता है, तो भाई साहब क्या होता है, ये डायमीटर कम होता है ना। जैसे पहले इनिशियल डायमीटर अगर D1 था, अब जो बढ़ी ये D2 हो गया, लंबाई बढ़ी, लेकिन डायमीटर क्या हो गया, कम हो गया ना, है कि नहीं। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, कंप्रेसिव होगा कि क्या होगा, आप बताओ। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टेंसाइल है मतलब सर ये झुकता है कंप्रेसिव आपको। होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, कंप्रेसिव होना चाहिए। वेरी गुड। ऑपरेसिव होगा सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्या कहना चाह रहा है ये? यस सर। चलो आगे यस बढ़ते हैं। सर। वेरी गुड, इसका मतलब आप अगर जम्मू कश्मीर वाले जेई वाले एग्जाम में दिए रहते तो आप निकाल लिए होते। चलो अच्छी बात है, बाकी आपको कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे। वैसे इसका आंसर क्या दिया हुआ है, हम लोगों ने क्या मारा, कंप्रेसिव, आंसर क्या दिया। तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें गलती भी है, अगर कहीं गलती होगा तो रेक्टिफाई कर देंगे, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, द फेलियर ऑफ द बॉडी इज न्यू। ये बताओ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ में आया। जैसे ये कहना चाह रहा है ना, अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ याद है, ये था स्ट्रेन, ये था स्ट्रेस, याद है। और कर्व कैसे वैरी करता था, कर्व आपका ये सीधा है भाई, हाथ हिल गए मेरे। सीधा ही हाथ अभी से काम कर, देखो देखो, ऐसा था कुछ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट। और यहाँ पे जो होता था इसको हम लोग बोलते थे इलिप्स, ऐसा नहीं। ये पूरा जोन जो था इसको हम लोग बोलते थे प्लास्टिक जोन, क्या बोलते थे इसको, प्लास्टिक जोन। और इससे पहले यहाँ तक की जो चीजें थी इसको बोलते थे इलास्टिक जोन, तो क्या बोलते थे, इलास्टिक। अब सवाल क्या रहेगा, इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो ये इलास्टिक लिमिट लगभग यहाँ पे आता था। तो सबसे पहले क्या क्या चीजें आती थी, अगर इसको ग्राफ को थोड़ा सा जूम करें ना हम लोग, तो ग्राफ को अगर जूम करके समझें, तो ये स्ट्रेन है, ये स्ट्रेन है। सबसे पहले क्या आता था, सबसे पहले आता था प्रोपोर्शनल लिमिट, है ना। उसके बाद थोड़ा सा कर्व हो जाता था, ग्राफ थोड़ा सा कर्व हो जाता था। और कर्व होने के बाद क्या आता था, इलास्टिक लिमिट, ये था प्रोपोर्शनल लिमिट, ये था इलास्टिक लिमिट। उसके बाद थोड़ा कर्व और होता था, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते थे जिसको बोलते थे हम लोग अपर इल्ड लिमिट। ये क्या है आपका ए है आप प्रोपोर्शनल लिमिट, ई है आपका इलास्टिक लिमिट। उसके बाद आपका आता है अपर इल्ड लिमिट यहाँ पे, फिर ये आता है आपका लोअर इल्ड लिमिट, और उसके बाद आपका प्लास्टिक जोन शुरू होता है। तो सवाल बोल रहा है कि इफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ द लोड इज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो आपका जो स्ट्रेस है, मतलब आपका स्ट्रेस कहाँ पहुंच गया, इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट के बाद अगर आपका स्ट्रेस और प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या पहुंचाएगा, आप बताओ। प्लास्टिक जोन में आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं, यस सर। प्लास्टिक जोन में आ जाएगा। और प्लास्टिक जोन में आने के बाद क्या होता है, इलास्टिक लिमिट के बाद देखो, इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है कि अगर ने लोड लगाया और फिर लोड हटा दिया तो वापिस से अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेगा, इसी को तो इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन बोल रहा है कि आपने जो लोड है वो इलास्टिक लिमिट के बाद तक लगाया, तो भाई साहब अगर आपका लोड ये इलास्टिक लिमिट को पार कर जाएगा, तो क्या फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। तो कैसा हो जाएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये देखो, थर्मल स्ट्रेस की हमने बातें की थी,
याद है थर्मल स्ट्रेस? याद है थर्मल स्ट्रेस का? सिग्मा टी इज इक्वल टू ई नॉट अल्फा डेल्टा टी, या ई नॉट नहीं, ई बोलो, ई अल्फा डेल्टा टी। इससे हमने बहुत अच्छा न्यूमेरिकल भी कराया था। हम्म, कुछ याद नहीं है बच्चा लोग को, कोई बात नहीं, आपको रिवाइज करना है यार ये फॉर्मूला, ठीक है। खैर हम लोग क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन थर्मल स्ट्रेस इफ द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली। समझो बात को कि थर्मल स्ट्रेस होता कब? याद है थर्मल स्ट्रेस कब होता था? थर्मल स्ट्रेस तब होता था माय डियर, मान लो कि कैसे बताऊं, मैं कहाँ पे बताऊं, जगह नहीं लगता है। चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं मिटा। थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट अगर आपको याद नहीं है तो मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा दे रहा हूँ। देखो भाई साहब, ऐसा था, कैसा था, ऐसे बताएं। ये आपका फिक्स सपोर्ट है इधर, ठीक है ना, और इधर ऐसा है कुछ, और फिर यहाँ थोड़ा देर के बाद आपका ऐसा है, ठीक है। अब देखो ध्यान, ये इधर फिक्स सपोर्ट है, इधर भी फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ पे क्या है आपका, ये बीम है, ठीक है। अगर आप इनिशियल टेम्परेचर मान लेते हैं T1, अब अगर आपने इसको हीट किया और टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ के कितना हो गया, T2 हो गया। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है माय डियर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये लंबाई भी तो बढ़ेगी ना। अब ये लंबाई बढ़ना चाहेगा, बताओ। मान लेते हैं कि ये लंबाई है, ये जो गैप था ना पहले, ये गैप था पहले, मान लेते हैं सपोज 2 मीटर का गैप या 2 mm का गैप। लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इलोंगेशन होता है। एंड चेंज इन इलोंगेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू कितना होता था, L0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, आप रिवाइज करना, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही बनाने वाला हूँ, ठीक है। डेल्टा एल इक्वल टू L0 इंटू अल्फा डेल्टा टी आपका होता है चेंज इन इलोंगेशन। अब अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया, और अगर टेम्परेचर चेंज होने के बाद अगर आपका इलोंगेशन 4 mm आ रहा है, ये अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया और टेम्परेचर चेंज होने के बाद बोल रहा है कि आपका जो ये बीम है, ए से लेके बी तक ओरिजिनल बीम था। अब ये इसमें डेल्टा एल आना चाह रहा है 4 mm, लेकिन आपने जगह कितना छोड़ा है, लेकिन आपने जगह मात्र कितना छोड़ा है, जगह आपने कितना छोड़ा हुआ है, जगह आपने मात्र 2 mm का छोड़ा हुआ है। निश्चय निश्चय, चलो, जगह आपने कितना छोड़ा हुआ है, जगह आपने मात्र 2 mm का छोड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने जगह सिर्फ 2 mm का यहाँ पे छोड़ा हुआ है, ये जगह कितना है आपका, 2 mm का, और आपने जब हीट किया तो ये बीम कितना एक्सपेंड होना चाह रहा है, 4 mm। तो भाई साहब जब 2 mm ही छोड़ा है आपने, और ये 4 mm एक्सपेंड होना चाह रहा है, तो क्या इसके पास जगह है एक्सपेंड होने का? एक्सपेंड होने का जगह ही नहीं है यार। तब फिर होगा कैसे? होगा ये कि अब ये जो बीम है, ये बीम आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक्सपेंड होते जाएगा, होते जाएगा, इसको टच कर जाएगा। जैसे ही 2 mm होगा, अब बोलेगा भाई हम और एक्सपेंड होना चाहते हैं, तो ये वाला जो सपोर्ट है, सी सपोर्ट, बोलेगा भाई साहब हमारे पास जगह ही नहीं है, हम तो हिल को ना है। बात समझ में आ रहा है? तो भाई साहब होगा क्या, अब इस बीम में कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होने लगेगा। नहीं, अब क्या करेगा ये सपोर्ट, उसको बोलेगा भाई साहब तुमको हम जब बता रहे हैं कि हमारे पास जगह नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है जी, तो क्या करेगा, ये सपोर्ट उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप करने लग जाएगा इस बीम में। नहीं है कि नहीं? चाह रहा था हम 4 mm एक्सपेंड करें, लेकिन भाई साहब जगह ही नहीं है वहां पे। सी क्या किया, सी अवरोध पैदा कर दिया कि नहीं हम तुमको नहीं जाने देंगे। तो सी क्या करेगा, सी उसको दबाएगा, नहीं भाई हम तुमको और 2 mm एक्स्ट्रा नहीं बढ़ने देंगे आगे। नहीं, बात समझ में आ रहा है? अब दूसरा केस ऐसे समझो, अब दूसरा केस ऐसे समझो भाई साहब कि अगर ये 2 mm है और तुम्हारा डेल्टा एल जो आया, तुमने जब हीट किया, तो हीट करने के बाद तुमने जो टेम्परेचर बढ़ाया, इसके कारण से इलोंगेशन कितना हुआ, मात्र 1 mm हुआ। तो क्या सी सपोर्ट उसके लिए अवरोध पैदा किया? नहीं पैदा किया। कोई पैदा, जब अवरोध ही नहीं आया, वो तो फ्रीली जब मूव कर सक रहा है। अगर हमारा हीट करने के बाद, चाहे हीट कर रहे हैं चाहे हम लोग उसको ठंडा कर रहे हैं, अगर हमारा चेंज इन लेंथ ड्यू टू टेम्परेचर चेंज,
अगर फ्रीली हो पा रहा है, ठीक है, तो हमारा थर्मल स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा जो चेंज इन डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो चेंज इन डिफॉर्मेशन डेल्टा एल को अवरोध मिल रहा है, तो हमारा क्या होता है, थर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ द बॉडी इज अलाउड टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली, अगर फ्रीली एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है माय डियर, तो क्या किसी प्रकार का थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल स्ट्रेस नो स्ट्रेस डेवलप। बात समझ में आया है? होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर मेरी क्लासेस देखे हो तो समझ में आएगा, नहीं देखे हो यस सर। तो नहीं समझ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये क्या कह रहा है, बोल रहा आइडेंटिफाई द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटेरियल। देखो ये झारखंड जे में पूछा था 2023 में, जो अभी रिविजन हुआ था। मेरे काफी सारे दोस्तों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, हम कुछ हमारे स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हुआ है। देखो यहाँ, द प्रॉपर्टी विच परमिट्स अ मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडनली टू अ रेड्यूस्ड सेक्शन अंडर द एक्शन फोर्स। क्या कहना चाहा, कुछ समझ में आया? ये बताओ। आइडेंटिफाई द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। आपको मैंने बताया ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज मटेरियल के होते हैं। अब बोला है कि ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इस स्टेटमेंट के तहत आपको बताना है कि ये किस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर। तो सवाल बोल रहा है कि द प्रॉपर्टी विच परमिट्स द मटेरियल टू बी ड्रॉन आउट लॉन्गिट्यूडनली। ड्रॉन आउट मतलब क्या, खींचना, उसको हम लॉन्गिट्यूडनली खींच सकते हैं टू अ रिड्यूस्ड सेक्शन अंडर द एक्शन फोर्स। क्या इसका मतलब हुआ, आप उसको खींच सकते हो लंबा, लंबा खींच सकने का क्या मतलब हुआ, वो डक्टाइल होगा तभी तो खींचोगे ना आप। समझ में आ रहा है बात? आप उसको लंबा खींच पा रहे हो, डक्टाइल होने का क्या मतलब होता है, डक्टाइल होने का मतलब होता है, अगर किसी बॉडी के अंदर में डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये कोई बार था, ये डक्टाइल है, तो आप इसको लंबा खींच सकते हो। तो यही तो वही कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कितने मिनट बचे हैं, 3 मिनट और बचे हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं है, बट आई विल ट्राई टू कंप्लीट दिस। है, आते हैं। ये देखो, ये क्या सवाल बोल रहा है, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। कितनी बार मैंने बताया, देखो पॉइजन रेशियो का सवाल है। पॉइजन रेशियो क्या था, नेगेटिव ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये बिल्कुल एकदम फॉर्मूला पूछ दिया यार ये तो। चलो, अब हमें ये बताओ, यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला बताया है, अब हमें ये बताओ कि इसका जो रेंज था पॉइजन रेशियो का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये बताओ। म्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? देखो म्यू का रेंज जो होता है ना, -1 से 0.5 तक होता है। नेगेटिव जनरली किसके लिए होता है, ह्यूमन टिश्यू। ये पूछता है, अभी आगे तुमको हो सकता है मिल जाए, ह्यूमन टिश्यू के लिए। ठीक है, नेगेटिव जनरली क्या होगा, ह्यूमन टिश्यू के लिए। और नेगेटिव पॉइजन रेशियो क्या बताएगा, नेगेटिव पॉइजन रेशियो ये बताता है, जब अगर अगर नेगेटिव आ गया पॉइजन रेशियो, क्या बोले इसको, इफ नेगेटिव पॉइजन रेशियो अगर पॉजिटिव आया है, सॉरी नेगेटिव पॉइजन रेशियो आया है, इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि लैटरल स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। अब देखो होता क्या है, बेसिकली आप नॉर्मल क्या देखते हो, नॉर्मली आप देखते हो कि जैसे हम लोग अगर लंबाई को बढ़े हैं, अगर हम लोग इसको खींच रहे हैं, तो जब आपका लंबाई बढ़ता है, तो ये जो डायामीटर है, ये डायामीटर क्या होता है, घट जाता है, मतलब ये पतला हो जाता है, राइट। ये ऐसा हो जाता है कि नहीं? तो अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये लॉन्गिट्यूड लिख देता हूँ, और लेटरल को मैं लिख रहा हूँ ई, ऐसे एप्सिलॉन लेफ्ट। ठीक है, तो नॉर्मली देखा जाता है कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बढ़ता है, तो लेटरल स्ट्रेन घटता है। मतलब कहने का मतलब, ये घटने का मतलब क्या है, कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर टेंसाइल है, अगर ये टेंसाइल है, तो ये कंप्रेसिव होगा, है ना। मतलब कि अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है, टेंसाइल होने का मतलब लंबाई बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, डायमीटर घटेगा, नॉर्मली ऐसा होता है। लेकिन अगर पॉइजन रेशियो आपका नेगेटिव हो गया, अगर नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा ऐसा केस में, अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पॉजिटिव हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मतलब क्या हो गया, अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टेंसाइल है,
EL भी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टेंसाइल होगा, तो आपका लैटरल स्ट्रेन भी टेंसाइल होगा। लेकिन जनरली आपका क्या होता है, ये ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। जनरली पॉइजन रेशियो क्या बताता है, या फिर आप ऐसे समझो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टेंसाइल है तो लैटरल स्ट्रेन कंप्रेसिव होता है। लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो दोनों सेम हो जाते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। आई थिंक हमारा सेशन अब इन होने वाला है कुछ सेकंड। हमें ग्रुप में बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है। 10 क्वेश्चन हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग नेक्स्ट सेशन में कल जो हम लोग करेंगे और आगे करेंगे।